हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मेंटारा 1.0। ये सीरीज़ है न्यू एनसीईआरटी की, जिसमें हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी। इसके 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 2 थीम कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एक ज्योग्राफी से रिलेटेड थीम था और दूसरा थीम था हिस्ट्री से रिलेटेड। अब ये है हमारा थीम सी, जो कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। इसमें 2 चैप्टर हैं, जिसका पहला चैप्टर है इंडियाज़ कल्चरल रूट्स। ठीक, एंड चैप्टर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना करना आपका मन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट आपके मतलब का हो, आप तब सब्सक्राइब करिए। लेकिन प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आप वीडियो देख रहे हैं कि वीडियो का कंटेंट कैसा है, क्वालिटी कैसी है इसकी। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। दैट विच कैन नॉट बी स्टोलन, दैट विच cannot be confiscated by rulers, that which is not a burden as it does not weigh anything, that which though it is used only grows every day, that is the greatest wealth of all, the wealth of true knowledge। वह जो चोरी नहीं हो सकता, वह जो रूलर के द्वारा कॉन्फिस्केट नहीं किया जा सकता, मतलब रूलर उसको आपसे ले नहीं सकता है, वह जो बर्डन नहीं है क्योंकि उसका कोई वेट नहीं है, किसी के ऊपर वेट नहीं है। वह जो यूज़ तो होता है, मतलब उसे हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रो करता है एवरी डे। दैट इज़, वो क्या है, वो ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ऑल, सब में से सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो। ठीक, क्या है, वेल्थ ऑफ ट्रू नॉलेज, ट्रू नॉलेज। ठीक है, ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है सुभाषिता में, जो वाइस से। ठीक है, फिर अब इस चैप्टर में किन क्वेश्चन से डील करने वाले हैं, तो व्हाट आर द वेदास, व्हाट आर देयर मैसेज, वेदास क्या है और उनके मैसेज क्या है। व्हाट न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज्ड इन इंडिया इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई एंड व्हाट आर देयर कोर प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में इंडिया में कौन से नए स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज हुए, वो बताना है। वो यहाँ क्या स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज हुए और क्या उनके कोर प्रिंसिपल हैं, एंड व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस टू इंडियन कल्चर। अब इंडियन कल्चर में फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन का क्या कंट्रीब्यूशन है वो। ठीक, इंडियन कल्चर by any estimate is several millennium old. Like any ancient tree, it has many roots and many branches. The roots nurture the common trunk, and from the trunk emerge many branches, which are different manifestations of Indian culture, yet united by a common trunk. इंडियन कल्चर देखें तो सेवरल मिलीनियम ओल्ड है। ठीक है, पुराना है, कुछ मिलीनियम पुराना है। ठीक है, एशियन ट्री के जैसे जो हमारा इंडियन कल्चर है, इसके भी बहुत सारे रूट्स हैं और बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ये जो रूट्स है ना, ये कॉमन ट्रंक को नर्चर करता है। ठीक, एंड इस ट्रंक से कई सारी ब्रांचेज निकलती हैं, जो कि डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है इंडियन कल्चर का। यद्यपि ये यूनाइट है एक कॉमन ट्रंक से। ट्रंक मतलब तना, एक पेड़ है जिसमें कई सारे रूट्स हैं, एक तना है और कई सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज ब्रांचेज आर अबाउट आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, रिलीजन, द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, मार्शल आर्ट्स एंड सो ऑन। There are also schools of thought, by which we mean groups of thinkers or spiritual seekers who share similar ideas about human life, the world, etc. जो
ब्रांचेज हैं उनमें से कुछ जो हैं वो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, रिलीजन, आर्ट ऑफ गवर्नेंस, मार्शल आर्ट, इन सब से रिलेटेड है, इन सब के बारे में है। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं जिसके द्वारा वी मीन मतलब हमारा मतलब ये है कि जो ग्रुप ऑफ थिंकर्स या फिर स्पिरिचुअल लीडर्स कौन से या स्पिरिचुअल सीकर्स कौन से। सीकर्स समवन हु सीक द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। दिस कुड बी अ सेज, अ सेंट, अ योगी, अ फिलोसोफर। सीकर कौन होता है? वो जो वर्ल्ड के ट्रुथ के बारे में सीख करता है, पता लगाता है। ये कोई सेज हो सकता है, सेंट, योगी, फिलोसोफर, कोई भी हो सकता है। ये स्पिरिचुअल मीन्स कंसर्न विद द स्पिरिट और सोल। संस्कृत में बोले तो आत्मा। ठीक, जो स्पिरिट या सोल के साथ कंसर्न है उसको हम कहेंगे स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल सीकर्स जो कि शेयर करते हैं सिमिलर आइडियाज़, किसके बारे में? ह्यूमन लाइफ, वर्ल्ड, इन सब के बारे में सिमिलर आइडियाज़ को शेयर करते हैं, वो स्पिरिचुअल सीकर्स या ग्रुप ऑफ थिंकर्स। ठीक है, मेनी आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट some of India's cultural roots go all the way to the Indus or Harappan or Sindhu Saraswati civilization, which we visit in chapter 6. Later on, over time, hundreds of schools of thought emerged in India. We will see here a few early thoughts which have shaped India into a country with a unique personality. By understanding them and their roots, we can understand India, that is Bharat, better. बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट किया कि जो इंडिया के कल्चरल रूट है ना, उनमें से कुछ कहाँ पे जाते हैं, मतलब वो इंडस, हड़प्पन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो हम चैप्टर 6 में पढ़ के आए हैं वहाँ से आते हैं, है ना। उसके बाद हम देखें तो ओवर टाइम हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज हुए। स्कूल्स ऑफ थॉट, कई सारे स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज हुए इंडिया में। हम यहाँ पर कुछ जो अर्ली स्कूल्स थे उनको हम यहाँ देखेंगे। ठीक, जिसने शेप किया इंडिया को इनटू कंट्री विद अ यूनिक पर्सनालिटी। यूनिक पर्सनालिटी के साथ में एक कंट्री में शेप किया इंडिया को जो स्कूल्स ऑफ थॉट ने, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, इनको समझ के, इनके रूट्स को समझ के हम समझ सकते हैं इंडिया को, दैट इज़ भारत को, अच्छी तरीके से। ठीक, इन स्कूल्स ऑफ थॉट को समझ के हम इंडिया को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। द वेदास एंड वैदिक कल्चर। What are the Vedas? The word Veda comes from the Sanskrit Vid, which means knowledge. Hence Vidya, for instance. We briefly mentioned the Rig Veda in earlier chapter. In fact, there are 4 Vedas: the Rig Veda, Yajurveda, the Samveda, and the Atharvaveda. They are the most ancient text of India and indeed among the most ancient in the world. जो वर्ड है वेदा, वो कहाँ से आया है? वो आया है संस्कृत वर्ड विद से, जिसका मतलब है नॉलेज। ठीक, एंड विद से ही बाद में क्या बना? विद्या। हमने यहाँ पर अर्लियर चैप्टर में ऋग्वेद का मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो 4 वेदास हैं इनफैक्ट। ठीक, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ये 4 वेदा है। ऋग्वेदा का मेंशन हमने अर्लियर चैप्टर्स में किया हुआ है। एंड ये जो वेदास हैं ये मोस्ट एशियन टेक्स्ट है इंडिया के। एंड वास्तव में देखें तो ये वर्ल्ड के जो मोस्ट एशियन टेक्स्ट है उनमें आते हैं। ठीक, इंडिया का तो मोस्ट एशियन टेक्स्ट है, उसके बाद वर्ल्ड में भी जो मोस्ट एशियन टेक्स्ट है ना, उनमें से एक है ये। The Vedas consist of thousands of hymns, prayers in the form of poems and songs that were recited orally, not written. Not written. Those hymns are those hymns were composed in the Sapt Sindhava region, which we visit in chapter 5. It is difficult to say when exactly the Rigved, the most ancient of the 4, was composed. Experts have proposed dates ranging from the 5 to the 2nd millennium BCE. So, for anything between 100 and 200 generations, these texts have been committed to memory, though rigorous training and uh, through rigorous training and passed on orally
with hardly any alterations। क्या कह रहे हैं, जो ये वेदास हैं इनके अंदर है क्या, तो इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स हैं। हाइम्स मतलब प्रेयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोएम एंड सॉन्ग। सॉन्ग और पोएम के फॉर्म में प्रेयर्स हैं इसके अंदर, जो कि रिसाइट की जाती है, गाई जाती है या सुनाई जाती है ओरली, रिटन नहीं थी, ठीक है, लिखी नहीं गई थी, वो ओरली सुनाई जा रही थी। एंड ये हाइम्स जो है ये कंपोज की गई हैं सप्त सिंधुआ रीजन में, जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था। सप्त सिंधुआ रीजन है ना, यहाँ पे इंडस, उसकी ट्रिब्यूटरीज और साथ में सरस्वती रिवर बह रही थी। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट है कहना कि ऋग्वेद एग्जैक्टली कब बना। ऋग्वेद जो कि चारों में सबसे एंशियंट है, वो कब कंपोज किया गया, ये कहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक्सपर्ट्स यहाँ पे डेट देते हैं कि फिफ्थ टू सेकेंड मिलीनियम BCE के बीच में ये बना है। ठीक, फॉर एनीथिंग बिटवीन 100 and 200 generations, these texts have been committed to memory through rigorous training। 100 से 200 जनरेशन के बीच में कोई चीज़, मतलब जैसे ये टेक्स्ट जो है ना, ये मेमोरी को कमिटेड है थ्रू रिगरस ट्रेनिंग, मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग के थ्रू ये याद कराए गए थे और फिर ओरली पास किए गए, किसी अल्टरेशन के बिना, कोई भी चेंज के बिना ये ओरली पास किए गए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। 100 से 200 जनरेशन के बीच में ये पास ऑन हुए। ठीक है, दिस meticulous transmission over thousands of years explains why in 2008 UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity। ये जो ट्रांसमिशन हुआ है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में इन हाइम्स का, इन वेदास का, ये दिखाता है, ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों यूनेस्को ने 2008 में इस वैदिक चैंटिंग को मास्टरपीस बोला ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का। ठीक है, द वैदिक हाइम्स वर कंपोज्ड बाय ऋषिज, मेल शेयर्स एंड सेज और ऋषिकास, female ones, in an early form of the Sanskrit language। They were addressed in poetic form to many deities, gods or goddesses such as Indra, Agni, Varuna, Mitra, Saraswati, Usha, and many more। Together with the seers, these deities sustained rhythm or truth that and order in human life and in the cosmos। जो ये वैदिक हाइम्स है, कंपोज किसने किया, बनाया किसने, तो ऋषिज, मेल सीयर्स एंड सेज एंड ऋषिकास, फीमेल वंस है। ठीक है, ऋषिज एंड ऋषिकास ने इन हाइम्स को कंपोज किया, किसमें, संस्कृत लैंग्वेज का जो अर्ली फॉर्म है उसमें। ठीक है, एंड ये एड्रेस कर रहे थे पोइटिक फॉर्म में किसको, डीटीज को, गॉड एंड गॉडेसेस को ये एड्रेस कर रहे थे। कौन से गॉड एंड गॉडेसेस, तो जैसे हो गया इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा एंड इन सब मेनी मोर, इन सारे गॉड एंड गॉडेसेस को ये एड्रेस कर रहे थे। टुगेदर विद द सीयर्स डीटीज सस्टेन रिदम। सीयर्स के साथ मतलब ये जो हमारे ऋषिज थे, ऋषिज एंड ऋषिकास थे, इनके साथ में देखें तो डीटीज क्या सस्टेन करते हैं, रिदम। रिदम का मतलब ट्रुथ एंड ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ एंड इन द कॉस्मोस। कॉस्मोस और ह्यूमन लाइफ में ट्रुथ एंड ऑर्डर को सस्टेन करते हैं। कॉस्मोस मतलब द वर्ल्ड और द यूनिवर्स एज एन ऑर्डर्ड एंड हारमोनियस सिस्टम। ठीक, द अर्ली ऋषिज एंड ऋषिकास saw those gods and goddesses as one, not separate being, as one famous hymn puts in। ये जो अर्ली ऋषिज एंड ऋषिकास थे ना, ये इन गॉड्स एंड गॉडेसेस को एक के मानते थे, सेपरेट बींग्स नहीं मानते थे कि अलग अलग है, ऐसा नहीं मानते थे, इन सबको एक मानते थे, है ना। एक फेमस हाइम है जो इस चीज़ को कहता है, क्या, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, the existent, that is the supreme reality, is one, but sage give it many names। क्या कहता है ये हाइम में, कहता है कि जो एग्जिस्टेंट है मतलब सुप्रीम रियलिटी जो है वो एक है, लेकिन सेज ने
इनको मतलब संतों ने इनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ठीक, इन दिस वर्ल्ड व्यू some values were especially important, beginning with truth, which was often another name for God. The last mantra verses of the Rig Veda also call for unity among people. इस वर्ल्ड व्यू में देखिए, वर्ल्ड व्यू का मतलब सर्टेन व्यू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ओरिजिन एंड इट्स वर्किंग, मतलब वर्ल्ड, उसके ओरिजिन और उसके वर्किंग की अंडरस्टैंडिंग या सर्टेन व्यू। इस वर्ल्ड व्यू में देखिए हम, तो कुछ वैल्यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। जैसे हम देखें हैं बिगनिंग विथ ट्रुथ, ट्रुथ के साथ शुरू होता है ये इम्पॉर्टेंट जो हमारे वैल्यूज़ थी वो, है ना। ट्रुथ जिसको अनदर नेम भी है, जिसका अनदर नेम क्या है, गॉड, मतलब गॉड का अनदर नेम है ट्रुथ। गॉड के लिए ही हम यूज़ करते हैं ट्रुथ वर्ड को, सत्य वर्ड को। ठीक, लास्ट जो मंत्रास है ऋग्वेदा के, वो यहाँ पे यूनिटी की बात भी करता है, यूनिटी अमंग पीपल, लोगों के बीच में यूनिटी की बात करता है। यहाँ कुछ वैल्यूज़ दी गई जैसे ट्रुथ, यूनिटी, ये वैल्यूज़ हैं जो स्पेशली इम्पॉर्टेंट थी। जैसे यहाँ पे लिखा है कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, कॉमन, बी योर माइंड, may your thoughts agree, united be your purpose, united your heart, may your thoughts be united, so all may agree। क्या कहा जा रहा है कि कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, साथ में आओ, साथ में बोलो। अगर आपके माइंड्स कॉमन होंगे तो आपके थॉट्स भी एग्री करेंगे। अगर आपका पर्पस यूनाइट होगा तो आपके हार्ट्स भी यूनाइटेड होंगे। अगर आपके थॉट्स यूनाइटेड हैं तो फिर सारे एग्री करेंगे। ठीक है, अब आते हैं वैदिक सोसाइटी पे। अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जोन्स और क्लैंस, that is larger group of people. The Rig Veda alone lists over 30 such janas. For instance, the Bharatas, the Purus, the Kurus, the Yadus, the Turvashas, etc. Each clan was associated with a particular region of the northwest part of the subcontinent. अर्ली वैदिक सोसाइटी जो थी वो ऑर्गेनाइज थी डिफरेंट जनाज में, या फिर क्लैंस बोल रहे हैं इनको, मतलब लार्जर ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों का एक लार्ज ग्रुप इसमें ऑर्गेनाइज थी। ऋग्वेद अलोन अकेला बोलता है 30 जनाज के बारे में, एक लिस्ट देता है जिसमें जैसे कि भारता हो गई, भारत हो गई, पुरु, यदु, तुर्वसा, ये सारे जनाज थे। ठीक है, क्लैन थे। ईच क्लैन, हर एक क्लैन या प्रत्येक क्लैन जो था वो नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का, उसके एक पर्टिकुलर रीजन से एसोसिएटेड था। जैसे यहाँ टाइमलाइन दी है तो देखो, बुद्धा और महावीरा का बर्थ इस टाइम पे हुआ है 500 बीसी के पहले, है ना, और उपनिषद आए हैं 1500 और 500 बीसी के बीच में, और यहाँ पे वैदिक स्कूल ऑफ थॉट 1000 और मतलब उपनिषद ज़्यादा पुराने हैं वैदिक स्कूल ऑफ थॉट से। हालांकि एक टाइम ऐसा आया जब उपनिषद और वैदिक स्कूल ऑफ थॉट दोनों थे, लेकिन उपनिषद पहले से चल रहे थे एंड वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स जो है बाद तक चले हैं। समझ पा रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? Not much is known for how these janas governed their society. The Vedas only give us a few clues through words like rajas, a king or ruler, sabha, and samiti, both of which refer to a collective gathering or assembly. Not much is known, मतलब ज़्यादा हमें नहीं पता है कि ये जनास जो थे ये अपनी सोसाइटी को कैसे गवर्न करते थे। जो वेदास है ये हमें सिर्फ कुछ क्लूज देते हैं कुछ वर्ड्स के थ्रू, जैसे राजा, किंग और रूलर, सभा, समिति, ये दोनों क्या है, ये कलेक्टिव गैदरिंग है या असेंबली है। ठीक, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हमें सिर्फ क्लू मिलता है, और ये वर्ड्स हमें वेदास के थ्रू मिलते हैं।
ठीक, many professions are mentioned in the Vedic text such as agriculturalist, weaver, potter, builder, carpenter, healer, dancer, barber, priest. तो कई सारे प्रोफेशंस वैदिक टेक्स्ट में मेंशन है, जैसे एग्रीकल्चरलिस्ट, वीवर, पॉटर, बिल्डर, कारपेंटर, हीलर। हीलर कौन होता है? समवन हु यूज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिलीव और हील डिजीजेस। मतलब आज का डॉक्टर, उस टाइम उसको क्या बोल रहे थे? हीलर बोल रहे थे, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को यूज़ करता था डिजीज़ को रिलीव करने के लिए। फिर वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट। Vedic culture also developed many rituals. Yajna, often read as yagya, directed towards various deities, gods or goddesses for individual or collective benefit and well-being. Daily rituals were generally in the form of prayers and offering to Agni, the deity associated with fire. But those rituals became more and more complex in the course of time. वैदिक कल्चर ने बहुत सारे रिचुअल्स भी डेवलप किए। रिचुअल्स जैसे यजना, या फिर इसको यज्ञ कहते हैं, जो कि डायरेक्टेड थे टूवर्ड्स वेरियस डिटीज़। मतलब वेरियस डिटीज़, कई सारे जो डिटीज़ थे उनकी तरफ डायरेक्टेड थे, उनके लिए उनको उनकी पूजा के लिए रिचुअल्स थे, है ना। या तो इंडिविजुअल बेनिफिट एंड वेलबींग के लिए या फिर कलेक्टिव वेलबींग के लिए। ठीक, जो डेली रिचुअल्स थे ये जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर एंड ऑफरिंग टू अग्नि। मतलब या तो प्रेयर के फॉर्म में और अग्नि को ऑफरिंग के फॉर्म में, ये डेली रिचुअल्स थे। ठीक, अग्नि डिटी जो एसोसिएटेड थे फायर के साथ में। लेकिन ये रिचुअल्स जो थे ये टाइम के साथ मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होते चले गए। A group of texts known as Upanishads build upon Vedic concepts and introduce new ones such as rebirth, taking birth again and again, and karma are action or their results. According to one school of thought, generally known as Vedanta, everything, human life, nature, and the universe is one divine essence called Brahma, not to be confused with the god Brahma, or sometimes just Tat. That two well-known mantras express this in a simple but profound way. एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट है जिसको कहा जाता है उपनिषद। ये बिल्ड हुआ वैदिक कंसेप्ट्स पे और कुछ नए भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। नए जैसे रीबर्थ, बार बार जन्म लेना, या कर्मा, हमारे एक्शन और उसके रिजल्ट्स। ये कुछ नए वंश थे जिसने उपनिषद ने जिसको इंट्रोड्यूस किया, और वैदिक टेक्स्ट, वैदिक कंसेप्ट्स के ऊपर भी इन्होंने बात की। अगर एक स्कूल ऑफ थॉट पकड़े उसके अकॉर्डिंग, एक स्कूल ऑफ थॉट कौन सा? जनरली जिसको हम वेदांता कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखें तो एवरीथिंग, हर चीज़, सब कुछ, ह्यूमन लाइफ, नेचर, यूनिवर्स जो है वो सब कुछ, वो सब क्या है? एक डिवाइन इसेंस है, एक दिव्य सार है जिसको कहा गया ब्रह्मा। ब्रह्मा, गॉड ब्रह्मा के साथ कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। और समटाइम जस्ट तत् बोला गया, मतलब सिर्फ तत् बोला गया। तत् मतलब दैट। यहाँ पे दो मंत्रास दिए हुए हैं जो कि इसको सिंपल वे में एक्सप्रेस करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मा, दैट इज टू से आई एम डिवाइन। फिर तत्त्वम असि, यू आर दैट। ठीक, ये सिंपल से वर्सेस हैं जो इस चीज़ को, वेदांता की इस फिलॉसफी को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, कि जो जो कुछ है सब कुछ क्या है? ब्रह्मा है, सब कुछ एक डिवाइन सेंस है। The Upanishads also introduce the concept of Atma or self, the divine essence that resides in every being but is ultimately one with Brahma. It follows that everything is this world, everything in this world is connected and interdependent. This explains a common prayer that
begins with Sarve Bhavantu Sukhina or may all creatures be happy and goes on to wish them all to be free from disease and sorrow. उपनिषद्स ने यहाँ पे आत्मा का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया। आत्मा मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब डिवाइन एसेंस जो कि हर इंसान के अंदर, एवरी बीइंग के अंदर रिसाइड करता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो वन हो जाता है, मतलब मिल जाता है ब्रह्मा के साथ में। ठीक, ये फॉलो करता है कि हर चीज़, एवरीथिंग इस वर्ल्ड में वो कनेक्टेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। दिस एक्सप्लेन करता है एक कॉमन प्रेयर जो शुरू होती है कहाँ से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यहाँ से शुरू होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब कि सारे क्रिएचर्स जो हैं वो सुखी रहें, वो खुश रहें, एंड फिर आगे बढ़ती है और कहती है, मतलब विश करती है सबको कि सारे लोग जो हैं वो डिजीज़ एंड सॉरो से फ्री रहें, मुक्त रहें, है ना। ये प्रेयर आपने सुनी होगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, ऐसे करके है ना एक प्रेयर। तो ये यही बताती है कि जो उपनिषद की टीचिंग्स है वो बताती है कि यहाँ पे आत्मा है जो जाके ब्रह्मा में मिल जाती है और हर चीज़ इस वर्ल्ड में एक दूसरे से कनेक्टेड है। Early in the first millennium BCE, several more schools of thought grew out of the Vedas. One of them was yoga, which developed methods intended to achieve the realization of Brahma in one's consciousness. Together, these schools of thought became the foundation for what we call Hinduism today. फर्स्ट मिलीनियम BCE में, उसके अर्ली टाइम में, और कई सारे स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं वो निकल के आते हैं, कहाँ से, वेदास से ही। ठीक, जिसमें से एक था योगा। योगा जिसने डेवलप किए मेथड्स जो कि थे किसी के कॉन्शियसनेस के अंदर ब्रह्मा की रियलाइजेशन को अचीव करने को लेकर। कॉन्शियसनेस मतलब द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर, फॉर इंस्टेंस ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्फ, मतलब किसी चीज़ को लेके अवेयर होना, अवेयर होने की क्वालिटी रखना। तो किसी के कॉन्शियसनेस के अंदर ब्रह्मा का रियलाइजेशन हो पाए, उसको अचीव कर पाए, उसको लेके कुछ मेथड्स इन्होंने डेवलप किए। साथ में देखें तो ये जो स्कूल्स ऑफ थॉट थे ना, ये आगे चल के बनते हैं क्या, फाउंडेशन किसका, जिसको आज हम हिंदुइज़्म कहते हैं उसका। ये क्या बनते हैं, ये फाउंडेशन है हिंदुइज़्म के, हिंदुइज़्म का ये फाउंडेशन है, ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट। अब आता है बुद्धिज़्म। अदर स्कूल्स ऑफ थॉट ऑल्सो इमर्ज्ड विच डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास and developed their own systems. One of them is Buddhism. कुछ और स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज होते हैं जो कि वेदा की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, है ना, एंड अपने खुद के सिस्टम्स को डेवलप करते हैं। उसमें से एक है बुद्धिज़्म। अबाउट 2.5 millennium ago, a young prince named Siddhartha Gautama was born in Lumbini. देखो, बुद्धिज़्म पढ़ने से पहले ये कुछ उपनिषद्स की स्टोरीज़ हैं, इनको पहले पढ़ लेते हैं, फिर बुद्धिज़्म कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो चलो पहले ये पढ़ लेते हैं। मेनी स्टोरीज फ्रॉम द उपनिषद टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस वेदर दीज क्वेश्चंस कम फ्रॉम मैन, वीमेन और चिल्ड्रन। कई सारी स्टोरीज़ है उपनिषद की जो हमें बताती है इम्पोर्टेंस किसका, क्वेश्चन आस्किंग का, सवाल पूछने को लेके इम्पोर्टेंस बताती है ये, चाहे वो क्वेश्चन किसी ने भी पूछा हो, किसी मैन ने, विमेन ने या फिर चिल्ड्रन ने। ठीक, जैसे एक स्टोरी है श्वेत केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी को लेके, ये लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद के अंदर, ये स्टोरी लिखी है। क्या है स्टोरी, ऋषि
Uddalak, Uddalaka Arni sent his son Shwetketu to a Gurukul to learn the Vedas. When Shwetketu returned 12 years later, his father realized he had become very proud of his learning. So Uddalaka tested him with questions on the nature of Brahma, which Shwetketu could not answer. ऋषि थे उद्दालक करुणी, जिन्होंने अपने बेटे श्वेतकेतु को भेजा गुरुकुल वेदास को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। जब श्वेतकेतु 12 साल बाद वापस आते हैं तो उनके फादर जो उद्दालक थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका जो बेटा है वो अपनी लर्निंग को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है, मतलब उसको अपनी विद्या पे घमंड है ना। तो उद्दालक